हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉर्पस स्टोरीज। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का, वो हमने डिस्कस कर दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो है, इससे हम डिस्कस करने वाले हैं सैलिएंट फीचर ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, यानी कि माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 का जो मुख्य लक्षण हैं उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है सैलिएंट फीचर। उससे पहले हम कुछ चीज़ों को हम जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो माध्यस्थम सुलह अधिनियम है वो 1996 का है। अगर बात करें इसमें टोटल सेक्शन कितने हैं, तो जो धाराएँ हैं इसमें केवल 86 धाराएँ हैं, यानी कि इस अधिनियम में टोटल 86 सेक्शन है। उसके बाद एक चीज़ और समझिए, तो यहाँ पे टोटल सेक्शन कितने 86, लेकिन अगर बात करें अनुसूची की तो 3 अनुसूची हैं। 3 अनुसूची, यानी जिसे शेड्यूल के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसे शेड्यूल कहते हैं, ठीक है। यानी 3 अनुसूची और 86 सेक्शन है। बेसिकली जब हम लोग स्टडी करते हैं तो इस 86 सेक्शन को हम मेनली 2 ही भाग में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे अगर हम बात देखें तो ये पार्ट फर्स्ट की बात करता है, पार्ट फर्स्ट, और दूसरा पार्ट सेकेंड। 2 भागों में हम इसको बांट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आने वाले वीडियोज़ में हम डिटेल में एक समझाएंगे। थोड़ा सा ध्यान समझिए, जो पार्ट 1 है ये सेक्शन 1 से ले करके 43 तक है, यानी कि इसकी स्टडी पार्ट फर्स्ट में करेंगे, सेक्शन 1 से ले करके सेक्शन 43 तक, ठीक है। उसके बाद यानी कि प्रथम खंड में हम इसको पढ़ेंगे, और भाग 2 में इसके आगे 44 से लेकर के 60 तक पढ़ेंगे हम सेक्शन। इसमें पंचाटों से संबंधित चीज़ों को बताया गया है कि कौन कौन से पंचाट होंगे, ठीक है, और किस तरह से मामले का निपटारा होगा, वो आगे हम चीज़ें डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वीडियोज़ में। बेसिकली हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं इससे संबंधित कि आखिर में क्या होता है। तो टोटल सेक्शन कितने 86, शेड्यूल कितने हैं 3, 2 भागों में बांटा गया। एक 1 से लेकर 43 और दूसरा 44 से लेकर के 60 तक बांटा गया, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो बाकी के जो बचते हैं धाराएं, वो इसके सप्लीमेंट्री सेक्शन कहलाते हैं, यानी कि एक पूरक धाराओं के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे बात करें तो इसके सैलिएंट फीचर की बात करें, मुख्य लक्षण की बात करें, तो मुख्य लक्षण में सबसे फर्स्ट नंबर पे हम देखेंगे पहला नंबर क्या है मुख्य लक्षण में। तो पहला नंबर यहाँ पे ये समझिए कि ये समान रूप से लागू होने वाला अधिनियम है। समान रूप से लागू, यानी कि ये कह रहा है कि समान रूप से लागू होने वाला अधिनियम है। इसमें कहने का मतलब ये है कि ये किसी भी प्रकार का भेदभाव करके इसमें लागू नहीं होगा। मान लीजिए 2 पक्षकार हैं, तो किसी एक पक्षकार का सुन करके ऐसा नहीं है कि लागू कर दिया जाएगा या डिसीजन दे दिया जाएगा। यहाँ पर दोनों को समान रूप से देखना होगा। यही नहीं, अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात करें तो अधिकतर ये व्यापारिक माध्यस्थम की बात करें तो वहाँ भी ये चीज़ लागू होता है समान रूप से, ठीक है। यानी कि 1985 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक माध्यस्थम, ठीक है, जो बनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जेनेवा में सम्मेलन करके, वहाँ पर भी ये हर यही नहीं कि राष्ट्र से ही नहीं, विदेशी राष्ट्रों में भी ये समान रूप से लागू होने वाला ये आपका अधिनियम है। तो ये चीज़ होगा। दूसरा एक विस्तृत और स्पष्टीकरण संहिता है, यानी कि ये एक विस्तृत एवं स्पष्टीकरण संहिता।
यानी कि जो कोडिफिकेशन इसका हुआ है, जो इसका कोडिफिकेशन हुआ है, काफ़ी जो है विस्तृत है और एक अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया इसमें। यानी कि विस्तृत तो है लेकिन एक एक चीज़ों को जो है काफ़ी डिटेल फॉर्म में बताया गया है, स्पष्टीकरण करते हुए इसको बताया गया है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये कहने का मतलब ये कि जो 1996 का जो संहिता था, यानी कि सबसे पहले जो है 1940 में जो है जो मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम था, उसको जो है संशोधित करके जो है 1996 में जो है इस अधिनियम को जो है एक विस्तृत रूप दे दिया गया, ताकि जो है ये किसी भी छोटे चीज़ों को जो है ऐसा ना हो कि वहाँ पे निगलेक्ट करे, हर चीज़ को जो है ये जो है क्लियरेंस करने का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है ताकि मेनली इस अधिनियम का विस्तृत करने का अर्थ यही है कि ताकि जो है ये काफ़ी सरल हो जाए। किसी चीज़ को अगर हम समझाने की कोशिश कर, सपोज करिए अगर हम ये वीडियो बना रहे हैं किसी एक टॉपिक पर, तो हो सकता है ये वीडियो जो है हम 3 ही मिनट में बना दें या 6 मिनट में बना दें। अगर ज़्यादा लंबा हो रहा है इसका मतलब ज़्यादा जो उसमें एक्सप्लेनेशन है उसका, यानी कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो है उस चीज़ का स्पष्टीकरण ज़्यादा है। तो स्पष्टीकरण यदि ज़्यादा रहता है इसका मतलब जो चीज़ हम समझा रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ आसानी से समझ में आए। सेम यही है कि ये जो है यदि विस्तृत बनाया गया है तो उस प्रावधानों को जो है काफ़ी जो है अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया गया, या जो भी राइट्स हैं या जो भी पक्षकारों के बीच जो विवाद है उनको निपटारे के लिए इस तरह से बनाया गया है ताकि जो उनको जो काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इसके वजह से जो सेकंड नंबर जो आपका देखिए जो फीचर है, एक विस्तृत और स्पष्टीकरण संहिता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पर हम देखते हैं जो अधिनियम है, ये जो अधिनियम है न्यायालय की शक्ति को सीमित किया जाना। ठीक है, जो अधिनियम के द्वारा न्यायालय की शक्ति सीमित किया जाना। यानी कि ये जो है अधिनियम जो है न्यायालय की शक्तियों को, पावर को क्या करता है, सीमित करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है कहने का मतलब ये क्या है, फाइनली ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, ये दोनों आपको समझ में आया। यहाँ पे न्यायालय की शक्ति जो है सीमित किया जाना क्यों है, ये देखिए कहने का मतलब ये फाइनल डिसीजन जो है कोर्ट ही का होता है। मान लीजिए कोई चीज़, अगर कोई डिस्प्यूट है किसी संबंधित, तो वहाँ पे कोर्ट के द्वारा ऑर्डर जारी हो जाता है और वहाँ पे जो है फाइनली जो है वो चीज़ें जो है वहाँ पे लागू कराई दी जाती हैं। ठीक है, जिसके पक्ष में डिक्री पारित हो गया है उसके पक्ष में जो है वो चीज़ें लागू करा दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सेम एज ये है, लेकिन यहाँ पे कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ये। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो फैसला होता है, जो निर्णय होता है, जो डिसीजन होता है, वो अंतिम तौर पर जो किसका होता है, पंचायत का होता है। यहाँ पे न्यायालय की कोई बातें ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अंतिम तौर पर जो निर्णय होता है, जो डिसीजन होता है, वो किसका होता है, पंचायत का। यानी कि अगर हम बात करें इस अधिनियम की जो धारा, यानी कि सेक्शन 35 है, धारा 35 है, वही बताता है कि निर्णय में जो मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम का जो निर्णय होगा उसको अंतिम रूप दिया जाएगा किसके द्वारा, पंचायत के द्वारा। इसमें कहीं न कहीं जो है हम देख रहे हैं कि न्यायालय का जो है जो शक्ति है वो उसको सीमित कर रहा है ये जो अधिनियम है, क्योंकि यहाँ पे पंचायत का ही निर्णय जो है ये क्या है, अंतिम माना गया है। ठीक है, यानी कि अंतिम पंचायत का निर्णय अंतिम होगा और इसी संबंधित जो है ये प्रावधान है। ठीक है, अब देखिए इस पंचायत के अधीन जो है दावा करने वाले जो पक्षकार हैं, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये कि अगर मान लीजिए 2 लोग दावेदार हैं, पक्षकार हैं, या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे जो दावा है यदि ये पंचायत अगर निर्णय दे दिया है सेक्शन 35 के अनुसार, तो वो जो है क्या होगा, अंतिम माना जाएगा। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट चीज़ों को देखते हैं। अब देखिए हमारा जो चौथा फीचर्स है, यानी कि मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम का चौथा फीचर्स देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, जो मध्यस्थम है या पंचायत है उनके लिए जो है एक विस्तृत प्रक्रिया के बारे में बताया गया, यानी कि मध्यस्थम एवं पंचायत के लिए
विस्तृत प्रक्रिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो माध्यस्थम है या पंचाट है उसके लिए जो एक विस्तृत प्रक्रिया का जो है एक विस्तृत प्रक्रिया दिया गया है, किस तरह से जो है वो जो है ये माध्यस्थम और पंचाट। अभी हम जस्ट इसके पहले बताएं हैं कि जो सेकेंड पार्ट है हमारा जो पंचाट से संबंधित चीज़ों के बारे में बताता है। यानी कि अगर बात करें हम यहाँ पे तो देखेंगे जो भाग 2 है, जो सेक्शन वहाँ से सेक्शन 44 से लेकर के 60 वाला जो पार्ट है वो पंचाट के बारे में स्पेशल जो है प्रावधान करता है। तो वहाँ पे जो है क्या करना है कि वो बताता है कि यहाँ पे जो पक्षकार, देखिए यहाँ पे जो सेक्शन 18 है, सेक्शन 18 है इस जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन का, वो क्या कहता है, पक्षकारों पे जो है, पक्षकारों पर जो है समान रूप से लागू होना, यानी कि जो भी चीज़ प्रक्रियाएं चलेंगी वो पक्षकारों पर समान रूप से लागू होंगी। हाँ, अगर कोई डिस्प्यूट भी उठता है, मान लीजिए अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है, तो डिस्प्यूट अगर हो रहा है तो वो किसके लिए, किसको लेकर के होगा, क्षेत्राधिकार के लिए। यदि क्षेत्राधिकार के लिए डिस्प्यूट हो रहा है तो कोई एक पक्षकार जो है पंचाट के पास जो है, पंचाट के खिलाफ जो है या उसके क्षेत्राधिकार को लेकर के जो आवेदन कर सकता है, वहाँ पे जो वो कैंसिल हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि कितने मेंबर्स गठित होंगे पंचाट के लिए, कैसे क्या होगा, ये सारी चीज़ों का जो है स्पष्ट रूप से प्रावधान है। इसी की वजह से चौथा फीचर यहाँ पे माध्यस्थम एवं पंचाट के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया है वहाँ पे, प्रक्रिया के माध्यम से जो है दिया जाएगा। यानी कि पक्षकारों को जो है एक फुल जो है इक्वलिटी एंड अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन दिया जाएगा, इनके जो है इनके ऊपर समान रूप से व्यवहार किया जाएगा, न कि जो है किसी एक को जो है अधिकता और किसी एक को जो है न्यूनता प्रदान की जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, यदि पक्षकार चाहते हैं, ये भी यहाँ पे कि यदि पक्षकार चाहते हैं कि उनका जो विवाद है वो इनके माध्यम से न निपटा जाए, तो यहाँ पे जो वो उनकी यदि चाहते हैं तो CPC 1908 के माध्यम से जो अपने विवादों का निपटारा जो है वहाँ से भी करवा सकते हैं, कोई रोक नहीं है यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा जो इसका फीचर है, फीचर नंबर 5, वो क्या है उसको हम देख लेते हैं। फीचर नंबर 5 ये है कि न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार का संक्षेप एवं सुस्पष्ट वर्णन, यानी कि जो क्षेत्रीय अधिकार है, या जिसको हम ऐसे कर लें क्षेत्राधिकार का सुस्पष्ट प्रावधान, ऐसे कर लीजिए। यानी कि क्षेत्राधिकार से लेकर के अगर बात करें कि आर्बिट्रेशन के अंतर्गत जो है या पंचाट का या किसका जो है उसका क्षेत्राधिकार कहाँ सकते, कोई डिस्प्यूट को लेकर के, उसके लिए जो है स्पष्ट प्रावधानों में उल्लेख है। वो जो है यहाँ पे है कि जैसे कि यहाँ पे न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा जो है, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई न्यायिक हस्तक्षेप हो रहा है, उससे संबंधित जो लिमिटेशन है, जो सीमा है, वो सेक्शन 42 में भी डिस्कस कर लिया गया है। मतलब ये है कि क्षेत्राधिकार का जो है यहाँ पे किसका कितना क्षेत्राधिकार है। क्षेत्राधिकार तो अगर हम देखें यहाँ पे CRPC की बात करें, CRPC में भी है, CPC में भी है, यानी कि एक जो है जो क्षेत्राधिकार है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन जाता है कि विवादों के निपटारे के लिए कोई चीज़ अगर हम वाद दाखिल कर रहे हैं तो उसके लिए क्षेत्राधिकार हमारा इम्पोर्टेंट रहता है, यानी कि मायने रखता है। इसके वजह से यहाँ पे क्षेत्राधिकार के लिए इस अधिनियम में जो है सुस्पष्ट प्रावधान कर दिए गए हैं। ठीक है। उसके बाद जो अगर हम बात करें मध्यस्थों के अधिकार में वृद्धि, ठीक है, नंबर 6 है मध्यस्थों के अधिकार में वृद्धि। अब देखिए यहाँ पे जो मध्यस्थ वहाँ पे नियुक्त किए जाएंगे, उनके जो पुराने जो हमारा ये मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम था 1940 में, कहीं न कहीं जो उसमें जो है मध्यस्थ के अधिकार की कमी थी, यानी कि उनके राइट्स जो है वो वहाँ पे कम थे। इसके लिए जो है 1996 में जो है इनके राइट्स को जो है बढ़ाया गया। ठीक है। उसके बाद जो है ताकि वहाँ से जो इनके राइट्स यदि यहाँ पे ज़्यादा रहेंगे, ताकि वहाँ से अच्छे तरीके से जो है उसका जो है कैंसलेशन विवादों का हो सकता है, तो इसकी वजह से जो है राइट्स वगैरह जो है यहाँ पे बढ़ाए गए। तो और नेक्स्ट है यहाँ पे नवीन परिकल्पना, यानी कि 7वां नंबर है, एक एक्स्ट्रा हम जोड़ रहे हैं। नवीन परिकल्पना की बात करें तो यानी कि जो नए नए विवाद हैं, नए नए तरीके से जो भी विवाद हैं उनका निपटारा भी जो है भविष्य को देखते हुए इनमें व्यवस्थाएं की गई हैं। तमाम सेक्शन है जो
आप इसको जो है एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स के रूप में जो है देखे जा सकते हैं। तो ये बेसिकली अगर आप यहाँ तक जो है मेनली 5 फीचर्स भी लिख देते हैं तो वहाँ आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ में आया होगा। यदि जो है और भी वीडियो चाहते हैं इससे संबंधित आप, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ कमेंट करके ज़रूर बताइए। बिल्कुल जो है नेक्स्ट आने वाला वीडियो जो है आपके कमेंट में जो लिखा होगा वही होगा उससे संबंधित। और साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए नए वीडियो से तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।